ओके, तो आज की क्लास का हमारा टारगेट क्या है? हाँ जी, आज हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बजटिंग के चैप्टर को कंप्लीट करना है। कॉस्टिंग में भी हमारा बजटरी कंट्रोल का चैप्टर पहले से कंप्लीट हो चुका है। यस, अगर आज कैपिटल बजटिंग कंप्लीट हो जाता है तो ट्यूसडे की क्लास में कॉस्टिंग में भी नया चैप्टर और एफएम में भी नया चैप्टर। कॉस्टिंग में भी नया चैप्टर होगा मार्जिनल कॉस्टिंग, और एफएम में नया चैप्टर होगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। दोनों नए चैप्टर हैं। चलिए आइए, कैपिटल बजटिंग लास्ट क्लास। कैपिटल बजटिंग लास्ट क्लास। हाँ जी, नहीं जल्दी क्लास छूट जाएगी। मार्कर नहीं क्या? मार्कर 8 बजे तक नहीं जाएगी क्लास, जल्दी छोड़ेगी। इतने क्वेश्चंस नहीं है कि क्लास 8 बजे तक जाए, पर एक्चुअली नया चैप्टर मैं शुरू करूंगा नहीं, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है हमको। खैर वो जो भी है, सबसे पहला काम क्या करें बताइए? पहले मुझे रिमेनिंग क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए। हाँ 6, ये सबसे लास्ट में ही होगा ना, इसकी तो आदत ही पड़ गई। 6 के बाद 13, 46, 47 तो मैंने करवा दिया था। 46 के बाद 49 तो हो गया, 49 तो करवाया था। 53, एक सेकंड, 46 के बाद 53, 56, 57, 58 एंड 60। ओके, टोटल 8 क्वेश्चन बचे हुए। हमने सिर्फ आज इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। आज आप ऐसी कोई उम्मीद मत लगाइएगा कि मैं दूसरा चैप्टर शुरू कर दूंगा। अगर आपकी क्लास आधा घंटा 1 घंटे पहले खत्म हो गई तो फिर वो क्लास खत्म मान ली जाएगी। इस बात पर बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना? कल को आपको ये को जी ये कोई बात थोड़ी होती है। तो आज की क्लास मैं शुरू करना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 53 से। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, दिस इज ऑन पेज नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट करते हैं। This is on page number 100. Okay. A company has an old machine having book value 0, which can be sold for rupees 50,000. The company is thinking to choose one from following 2 alternatives. Number 1, to incur additional cost of rupees 10 lakh to upgrade the existing machine, old existing machine. Number 2, to replace old machine by a new machine costing rupees 20 lakh plus installation cost of rupees 50,000. Both above proposals envisage useful life to be 5 years with salvage value to be nil. The expected after-tax profit for the above 3 alternatives are as under. Year 1, 2, 3, 4, 5, old existing machine, upgraded machine and new machine. Tax rate is 40%. The company follows straight line method of depreciation. Assume cost of capital to be 15%. You are required to advise the company as to which alternative is to be adopted. तो जी हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है
कि आप पुरानी मशीन की मरम्मत करवा लो, ठीक करवा लो उसको। दूसरा ऑप्शन क्या है, पुरानी मशीन के बदले नई मशीन लेकर आओ। तो आप बताइए कि हमें क्या काम करना चाहिए। तो लिखना शुरू करें। इफ इट इज डिसाइडेड, if it is decided by the company, if it is decided by the company to upgrade the existing machine, upgrade the existing machine, इसका मतलब आप समझते हैं पुरानी मशीन को ठीक करवाना। to upgrade the existing machine, comma, the initial cash outflow in this context, the initial cash outflow in this context will be rupees 10 lakhs, will be rupees 10 lakhs। क्या ये बात सही? क्या ये क्वेश्चन में लिखा है कि पुरानी मशीन की मरम्मत कराने में 10 लाख रुपए खर्च होंगे? अगले पैराग्राफ में लिखिएगा, ऑन द अदर हैंड, इफ इट इज डिसाइडेड, ऑन द अदर हैंड, इफ इट इज डिसाइडेड टू रिप्लेस, if it is decided to replace the old machine, if it is decided to replace the old machine by new machine, comma, the initial cash outflow in this context, the initial cash outflow in this context is computed below, तो जो स्टूडेंट सैटेलाइट सेंटर्स पर है उनको भी मैं बता दूं, कॉस्टिंग की क्लास हमारी ट्यूसडे को है, आज कॉस्टिंग की क्लास हमारी नहीं। खैर, अगर हम पुरानी मशीन के बदले नई मशीन लेकर आते हैं तो फिर इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना होगा? तो आप लिखिएगा, परचेज ऑफ न्यू मशीन। बताइए नई मशीन का परचेज प्राइस कितना है? 20 लाख। आपने बताया रुपीस 20 लाख। अच्छा, जो नई मशीन आप खरीदेंगे, आप मुझे इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बताइए। 50,000। तो नई मशीन फिर आपको कितने की पड़ गई? 20,50,000 रुपए की। तो नई मशीन आपको पड़ गई 20,50,000 रुपए की। लेकिन क्या क्या पुरानी मशीन के बदले नई मशीन ला रहे हैं? तो मुझे इसमें से क्या माइनस कर देना चाहिए? सेल ऑफ ओल्ड मशीन। पुरानी मशीन आप कितने में बेच देंगे? 50,000 रुपए में। तो 50,000 रुपए आप माइनस कर दीजिए। ये आ गया रुपीस 20 लाख। ठीक है ना? लेकिन क्या ये बात सही है कि पुरानी मशीन की बुक वैल्यू 0 है? देखिए पहली लाइन में लिखा होगा, अगर आप पुरानी मशीन जिसकी बुक वैल्यू 0 है उसे 50,000 में बेचोगे तो पूरा 50,000 का तो कैपिटल गेन हो जाएगा और आपको कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब आपको टैक्स देने के लिए कैश चाहिए। टैक्स टू बी पेड ऑन गेन ऑन सेल।
टैक्स का रेट कितना है? और पूरा का पूरा 50,000 का गेन है। तो डिफरेंशियली आपको कितना कैश चाहिए होगा? 20,20,000। आपने लिखा 20,20,000। तो आपकी अभी तक की कैलकुलेशन क्या है? अगर पुरानी मशीन को ठीक करना है तो 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। पुरानी मशीन के बदले नई मशीन लानी है तो आपको कैश चाहिए 20,20,000। पॉइंट क्लियर? आगे लिखेगा, the amount of future cash inflows, the amount of future cash inflows are computed below. The amount of future cash inflows are computed below. तो आप लिखिएगा कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीसिएशन। ओके, फॉर्मूला ठीक है। कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीसिएशन। इसमें पहले लिखेगा एग्जिस्टिंग मशीन। एग्जिस्टिंग मशीन में ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। हां, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एग्जिस्टिंग मशीन ईयर 1 5 लाख, ईयर 2 5,40,000, ईयर 3 5,80,000, ईयर 4 6,20,000 और लास्ट में 6,60,000। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, इसमें मुझे क्या ऐड करना चाहिए? डेप्रीसिएशन। वो आप बताएंगे। बताइए। 0। क्या यह बात सही है कि आपकी मशीन की बुक वैल्यू 0 हो चुकी है? आप इस्तेमाल करने को अगले 5 साल इस्तेमाल करिए, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन जब उसकी बुक वैल्यू 0 हो चुकी है तो उस पर फ्यूचर में डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसका मतलब यही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और यही कैश इनफ्लो भी है। क्या ये बात सही है? फिर आप एक काम करिएगा, अब आप लिखिएगा अपग्रेडेड मशीन। अगर आप मशीन को अपग्रेड कर दोगे तो क्या सिचुएशन होगी? ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। हां जी, ईयर 1 5,50,000, ईयर 2 5,90,000, ईयर 3 6,10,000, ईयर 4 6,50,000 और लास्ट में ईयर 5 7 लाख। अच्छा, पुरानी मशीन को अपग्रेड करने में आपके खर्च हुए 10 लाख रुपए और ये मशीन अपग्रेड करने के बाद 5 साल और चलेगी, तो 10 लाख रुपए को आपको 5 साल में डेप्रीशिएट करना पड़ेगा। हर साल का डेप्रीसिएशन 2 लाख रुपए।
तो कैश इनफ्लो पहले साल का कितना हो गया? 7,50,000। दूसरे साल का हो गया 7,90,000। तीसरे साल का 8,10,000। चौथे साल का 8,50,000 और ये है 9 लाख। ठीक है ना? देखो भी एग्जिस्टिंग मशीन हो तो ये कैश इनफ्लो है, अपग्रेड कर दोगे तो ये कैश इनफ्लो हो जाएगा। फिर आप लिखिएगा न्यू मशीन। उसमें वही ईयर 1, 2, 3, 4, 5। बताइए पहले साल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? 6 लाख। दूसरे साल का कितना दे रखा है? 6,40,000। तीसरे साल 6,90,000। चौथे साल 7,40,000। पांचवें साल 8 लाख। ओके, पॉइंट वैलिड। अच्छा, नई मशीन आपने कितने की खरीदी है? 20,50,000 की। 5 साल की लाइफ है, तो हर साल का डेप्रीसिएशन 4,10,000 रुपए। तो पहले साल का कैश इनफ्लो कितना लिखा जाए? 10,10,000 रुपए। दूसरे साल का 10,50,000 रुपए। तीसरे साल का कितना लिखा जाए? 11 लाख रुपए। चौथे साल का कितना लिखा जाए? 11,50,000 रुपए। और लास्ट में आपने बताया 12,10,000 रुपए। ठीक है ना? अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में कितना लिखा है? 15%, 15% ना, तो हमें 15% के रेट पर एनपीवी कैलकुलेट करना है। तो चलिए हेडिंग डालेगा, कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी एट रेट ऑफ 15%। कंप्यूटेशन ऑफ एनपीवी एट रेट ऑफ 15%। तो पहला कॉलम ईयर का, दूसरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट रेट ऑफ 15%। ओके, अपग्रेडेड मशीन एंड न्यू मशीन। डिफरेंशियल कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू। डिफरेंशियल कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट रेट ऑफ 15%। हाँ, तो पहले साल का फैक्टर क्या लिखा जाए? 0.870। दूसरे साल 0.756। तीसरे साल 0.658, 0.572, 0.497। ठीक है ना?
अगर आपने मशीन को अपग्रेड किया तो कैश इनफ्लो अब 5 लाख नहीं होगा, 7.5 लाख होगा। तो मशीन को अपग्रेड करने का आपका फैसला कैश इनफ्लो कितना इंक्रीज कर देगा, 2,50,000। ठीक है ना? 5,40,000 नहीं, 7,90,000 डिफरेंशियल कैश इनफ्लो, अगेन 2,50,000। 5,80,000 नहीं, 8,10,000, 2,30,000। 6,20,000 नहीं, 8,50,000, अगेन 2,30,000। 6,60,000 नहीं, 9 लाख, 2,40,000। तो आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें। ओके, 808,680 माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो 10 लाख। क्योंकि अगर आप मशीन को अपग्रेड करोगे तो 10 लाख का कैश आउटफ्लो है ना, एनपीवी एक नेगेटिव अमाउंट आ जाएगा, -191,320। तो मशीन को अपग्रेड करने का आपका फैसला गलत है क्योंकि इसमें एनपीवी नेगेटिव है, तो हम मशीन को अपग्रेड करने के फेवर में नहीं। अब एक काम करिए, अब आप न्यू मशीन के बारे में बात करिए। हां जी, अब पहले साल का कैश इनफ्लो 5 लाख नहीं होगा, कितना होगा? 10,10,000। 5 लाख नहीं, 10,10,000 डिफरेंशियल कैश इनफ्लो कितना हो गया? 5,10,000। दूसरे साल 5,40,000 नहीं, 10,50,000 डिफरेंशियल कैश इनफ्लो बताइए? 5,30,000। 5,30,000 है ना, सॉरी 5,10,000। 5,10,000। 5,80,000 नहीं होगा, 11 लाख होगा। कितना है? 5,20,000। 6,20,000 नहीं होगा, 11,50,000 होगा, 5,30,000। 6,60,000 नहीं होगा, 12,10,000 होगा, 5,50,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आप कैलकुलेट करें। ओके, 1,747,930। आपने बताया 1,747,930। आप इसमें से माइनस करें इनिशियल कैश आउटफ्लो, वो आपने शुरू में कितना बताया था? 20,20,000। एनपीवी इसमें भी नेगेटिव आ गया, कितना नेगेटिव आ गया? 27,20,70। तो जी इसका मैं क्या मतलब निकालूं? दोनों काम के लिए आप फिर अगले 5 साल बिजनेस आप करोगे कैसे? यानी पुरानी मशीन जिस भी हालत में है, इसको अगले 5 साल इस्तेमाल करो तो वो सिचुएशन आपके लिए मोस्ट फेवरेबल है। ना हम पुरानी मशीन की मरम्मत कराने के फेवर में है, ना हम उसको बदलने के फेवर में हैं। आइए हम इस बात को लिख लेते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट NPV
NPV is a negative amount. NPV is a negative amount under both the options. Under both the options. Hence, it is advised neither to upgrade the existing machine, nor to replace it by a new machine. Full stop. In other words, it is advised to continue the business activities. It is advised to continue the business activities along with the old machine, as it is. वो जिस भी हालत में उसी कंडीशन में आप इस पर आगे काम करते जाइए. ठीक बात है. हो गया क्वेश्चन नंबर 53. ये जो क्वेश्चन नंबर 56, 57, 58, 59 है, 58, 60 है, ये चारों क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है. प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट आपको याद होगा, हमने पढ़ तो रखा ही है सिंपल क्वेश्चन. अब आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज ऑन पेज नंबर 85. Question number 13, page number 85. Given number 1, annual cost saving in a project rupees 40,000. तो समझ लीजिए हर साल आपको 40,000 की सेविंग होती है. यूजफुल लाइफ 4 years, IRR 15%. Required number 1, initial cash outflow, that is the cost of the project. Number 2, payback period. Number 3, cost of capital if profitability index is 1.064. 15% इस क्वेश्चन में क्या है? IRR. मेरा मतलब है आप 15% को कॉस्ट ऑफ कैपिटल मानने की गलती तो नहीं करेंगे ना. तो आप लिखिएगा PVAF एट रेट ऑफ 15%, ब्रैकेट्स में लिखेगा ईयर्स 1 to 4. यह आप टेबल देखकर बताइए. 15% के हिसाब से बताइए कि 4 साल का एन्युटी फैक्टर कितना है? 2.855. आपने क्या बताया? 2.855. Given that IRR is 15%. ये क्वेश्चन में गिवन है कि IRR 15% है. IRR 15% का मतलब हो गया, हेंस NPV एट रेट ऑफ 15% इज इक्वल टू 0. ये बात तो आप जानते हैं ना. अगर IRR 15% है तो 15% के रेट पर NPV 0 है. अगर रेट 15% से कम है तो NPV पॉजिटिव है.
अगर रेट 15% से ज्यादा है तो एनपीवी नेगेटिव, यही इसका मतलब है। चलिए, आपको पता चला कि 15% के रेट पर एनपीवी 0 है। एनपीवी का खुद का फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट रेट ऑफ 15%, यानी जो भी फ्यूचर कैश इनफ्लोज हैं उसको 15% पर कैलकुलेट करें, उसमें से क्या माइनस करें? इनिशियल कैश आउटफ्लो। दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाहता है? क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो आइए इनिशियल कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करते हैं। तो इनिशियल कैश आउटफ्लो किसके इक्वल होना चाहिए? इनिशियल कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट रेट ऑफ 15%। अच्छा, हर साल का कैश इनफ्लो क्वेश्चन में लिखा है 40,000, और 4 साल तक, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई मत करिएगा। 2.855। अब बताइए, 1,14,200, ठीक है। तो इनिशियल कैश आउटफ्लो और कुछ नहीं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट रेट ऑफ 15% के इक्वल है। सो आपने कंप्यूट कर लिया, 1,14,200। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट पूरी हुई। आइए क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ते। क्या है दूसरी रिक्वायरमेंट? आपको कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड। चेक कर लीजिए, आपको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड तो कैलकुलेट नहीं करना ना, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। यानी इसमें प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन नहीं होती। इसका सीधा सा फार्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। आपने बताया इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। अच्छा, प्रोजेक्ट में आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1,14,200 रुपए, यह आपने अभी भी बताया। और हर साल का कैश इनफ्लो कितना है? 40,000 रुपए। डिवाइड करके आंसर बताइए। 2.855 ईयर्स। अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड बताता तो कम से कम हम कंपेयर करके फैसला तो सुना देते कि इन्वेस्टमेंट करनी भी है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, पर क्वेश्चन नहीं चाहता, ठीक है। अब आप आइएगा इस क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ। क्वेश्चन कहता है जी, ये तो हम पहले से आपको कह चुके हैं कि 15% आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, ये तो IRR है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आप कैलकुलेट करिए। हम आपको एक हिंट दे देते हैं कि आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो किसके इक्वल आ जाता है? 1.064। ये आपको दिया गया हिंट है। तो बताइए, अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर, तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिर कितना है? खैर, ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमको गिवन है। आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फार्मूला लिखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो।
दिस इज इक्वल टू 1.064, ठीक है ना, 1.064। अब हर साल का कैश इनफ्लो है 40,000, ठीक है ना, 4 साल तक लगातार। 4 से तो मल्टीप्लाई आप करेंगे नहीं, चलो पीवीएफ से मल्टीप्लाई करो, बताओ पीवीएफ कितना, फटाफट बताओ, बस वही पता करना। ये तो नहीं ले लोगे 2.855, ये भी पीवीएफ है, पर ये 15% का पीवीएफ है और 15% हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है। तो फिर क्या करें, अब क्या लिखें फिर? हाँ, आपने सही कहा, लिखें पीवीएफ, यही तो पता करना है। अच्छा, इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना है? 1,14,200 रुपए। दिस इज इक्वल टू 1.064। तो पीवीएफ कितना होना चाहिए? 3.037। फिर से बताइए। 3.038। 3.038। चलो वो कोई बात नहीं, 7 लिखा 8 लिखा है की बात। 3.037। देखिए, मैंने रेट के बेसिस पर पीवीएफ कई बार कैलकुलेट किया। अब आपको मैं पीवीएफ बता रहा हूं, आप रेट बताइए। अगर आप पीवीएफ टेबल देखें और ईयर 4 के आगे उसे देखना शुरू कर दें तो आपको 3.037 कहीं मिलेगा करो, या उसके आसपास की फिगर मिल जाएगी। आपको ये एग्जैक्टली मिल रहा है, इसका मतलब और कौन से रेट पर मिल रहा है? 12% के रेट पर। यानी अगर रेट 12% हो तो ऐसे हालात बन जाएंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.064 हो जाएगा और जरूर 12% फिर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना चाहिए।